स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक तिवारी है और आप देख रहे हैं ज्ञानदीप की लेटेस्ट वीडियो सीरीज़, जिसमें हम लोग जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर 2 है, सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑलरेडी हमने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सेकेंड पार्ट है, और आज हम इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको ध्यान से समझना चाहिए बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में। ऑलरेडी हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बता चुके हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं निवेश। ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे कैपिटल के स्टॉक को बढ़ाता है, यानी हमारी कैपिटल के स्टॉक को इंक्रीज करता है। और सिंपल सी बात आप सोचें, आप कहीं भी पैसा लगाएंगे तो वहीं लगाओगे ना जहाँ पे आपका पैसा ग्रो हो, मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो उसे आप क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। जैसे बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, बिल्डिंग में, मशीनरीज में, आपके फर्नीचर्स वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, मशीनरी और फर्नीचर डेप्रिशिएबल है, उसमें वैल्यू बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। ठीक है, तो बेसिकली शेयर्स में पैसा लगाना, स्टॉक बॉन्ड्स में पैसा लगाना, ये सब क्या है? आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मोटिव क्या होना चाहिए? मनी को ग्रो करना। तो उसी के कुछ पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक ईयर के दरमियान जो भी हम फिक्स एसेट पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, देयर टोटल इज कॉल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने प्लांट परचेज किया, आपने मशीनरी परचेज किया, आपने फर्नीचर परचेज किया, ओवरऑल जितना भी पैसा आपका खर्च हो रहा है, देयर सम इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। और ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। हम आगे डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन इंक्लूड करने के बाद जो भी वैल्यू बनती है वो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है, अगर आप अपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी डेप्रिसिएशन हटा देते हैं, देन आपका जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बचता है वो आपका क्या कहलाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे सपोज हमने एक फर्नीचर परचेज किया जिसकी वैल्यू 50,000 है, और आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ उस फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे आप समझ सकते हैं, अगर आप लगातार कोई भी एसेट्स यूज कर रहे होते हैं तो ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, ड्यू टू वियर एंड टेयर, उसमें कुछ डैमेजेस हो जाते हैं, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो जितनी भी उसकी वैल्यू कम हो रही है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अगर मैं 50,000 के फर्नीचर की वैल्यू में से 5,000 का सपोज डेप माइनस कर दूं, देन आपका जो बचता है वो क्या कहलाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपने समझा। अब हम बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन के बारे में हल्का सा मैंने आपको बताया था, अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब है क्या। देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब ये है, जो भी हमारे पास एसेट्स है, लाइक वो मशीनरी है, फर्नीचर है, प्लांट है, आपका सेल फोन हो सकता है, अगर आप कॉन्टिन्यूसली उसे यूज करते जा रहे हैं तो ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, क्योंकि वो आउटडेटेड हो जाता है, लेटेस्ट तो है नहीं, क्यों? क्योंकि वो समय के साथ साथ थोड़ा सा वो ओल्ड हो जाता है। ठीक है, और साथ के साथ उसमें डैमेजेस हो जाते हैं, टूट फूट जिसे हम कहते हैं, तो इसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और डेप्रिसिएशन के बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्सोलेंस, एक ऐसी हानि या ऐसी संभावना जिसके बारे में पहले से पता है। ठीक है, एक ऐसा होने वाला नुकसान जिसके बारे में आप जानते हैं, एक ऐसे होने वाला आपकी एसेट्स में या डिमांड में, वैल्यू में होने वाला डाउनफॉल जो आप जानते हैं। जैसे इसके दो रीजन हैं, एक होता है आपका ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। ध्यान से समझिएगा, किसी भी एसेट्स की वैल्यू क्यों कम होती है? अगर हम बात करें, एक तो चेंज इन डिमांड और दूसरा चेंज इन टेक्नोलॉजी। जैसे जरा समझिए, सपोज आप, अगर हम चेंज इन डिमांड की बात करें तो चेंज इन डिमांड का मतलब ये है, आपने देखा होगा कि सबसे पहले बहुत ईयर अगर हम बैक में जाएं तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का ट्रेंड होता था। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लोग यूज करते थे, रेडियो, ट्रांजिस्टर लोग यूज करते थे। क्या आज भी लोग यूज करते हैं या उतनी ही डिमांड है उसकी? नहीं है। क्यों? क्योंकि आज लोगों की डिमांड बदल चुकी है। अच्छा, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के रेट्स बहुत ज़्यादा थे, रेडियो, ट्रांजिस्टर्स या नॉर्मल जो कलर फोन है उनके रेट्स उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा थे, और आज तो डिमांड ही नहीं है उनकी, तो वो बहुत कम हो चुके हैं या उनके रेट बहुत कम हैं। ठीक है, तो आपने देखा ये एक ऐसा नुकसान है, एक ऐसा लॉस है जो हमें पता है कि समय के साथ साथ डिमांड में बदलाव आएगा और उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है,
जो हम जानते हैं, जो हमें पता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। जरा सोचो, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होने के कारण भी हमें डिक्लाइन देखना पड़ता है, हमारी वैल्यू में डाउनफॉल आता है। कैसे, जरा सोचो। एक अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, अगर हम टीवी का ही एग्जांपल ले लें, तो आपने देखा होगा कि डे बाय डे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का दौर था, फिर कलर टीवी, फिर एलसीडी, एलईडी, और आजकल तो स्मार्ट गैजेट्स हैं। तो आप जरा सोचो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ रहा है, क्या उनकी वैल्यू उतनी ही है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू कम होती जा रही है। उसका रीजन क्या है? टेक्नोलॉजी का चेंज होना, ठीक है। तो ऐसे लॉसेस जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से होते हैं, अपग्रेड होने के कारण होते हैं, वो आपका ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से होने वाला एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहां पे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ध्यान रखिएगा, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है? एक ऐसा नुकसान, एक ऐसी हानि जो एक्सपेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, अनसर्टेन है। आपको पता है, ड्यू टू फ्लड, ड्यू टू अर्थक्वेक, ड्यू टू फायर, इन सब की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो वो क्या कहलाएगा? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अगर एक एक्सीडेंट हो जाता है, आपने कोई सेल फोन खरीदा, बहुत न्यू फोन है, अचानक वो फोन अगर गिर जाए तो डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा, नुकसान तो हुआ ना। क्या आपको पता था कि वो टूटेगा? नहीं। और ये जो लॉस हुआ, ये क्या है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अर्थक्वेक आ जाना, या फिर फ्लड आ जाना, लाइक बाढ़ आ जाना, या फिर फायर, आग की वजह से नुकसान हो जाता है, ये सब क्या है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अच्छा, अब एक बात और समझिए, जरा सोचो, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को अगर हमें कवर अप करना है, आप इसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, नो डाउट, आप इसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस से को मेक ओवर करने के लिए, मेकअप करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको डेप्रिसिएशन रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। मुझे पता है कि अगर मैंने कोई सेल फोन खरीदा और 2 साल बाद वो फोन मेरे काम का नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो वो मेरे काम के लिए उतना ज़्यादा सुटेबल नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा? अभी से हर मंथ कुछ ना कुछ पैसा सेव करना होगा, और मैं एक रिजर्व बना देता हूँ, डेप्रिसिएशन रिजर्व, क्योंकि हर मंथ मेरी वैल्यू कम होगी फोन की, तो मैं एक थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें डिपॉजिट करता जाऊंगा, डालता जाऊंगा, और 2 साल बाद जब मेरे को फोन चेंज करना है, तब मेरे पास एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो चुका होगा, और उस पैसे से मैं एक नया फोन परचेज कर सकता हूं। तो ये क्या हो गया? डेप्रिसिएशन रिजर्व, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस या डेप्रिसिएशन को कवर अप करने के लिए, भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन उतना ही बड़ा अमाउंट हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस से आपको अगर बचना है, उसका क्या उपाय है? आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए, आपको बीमा करवाना चाहिए। अगर आप एक लेटेस्ट मॉडल कार परचेज करते हैं, अगर आपने कोई स्मार्ट गैजेट परचेज किया, आपने गाड़ियां आपने घर बनाया है, उसका भी आप लोग बाग इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी ऐसा कोई नेचुरल या अनसर्टेन अगर कोई ट्रेजेडी होती है तो एटलीस्ट हमें उसका क्लेम मिल सके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ध्यान रखिएगा, एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। उन 4 सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको हम कंज्यूमर सेक्टर भी कहते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर्स में हम सभी लोग आ जाते हैं जो गुड्स या कमोडिटी को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर और 2 सेक्टर्स जो गुड्स या कमोडिटी एंड सर्विसेज को क्या करता है? डिलीवर करता है, मैन्युफैक्चर करता है, प्रिपेयर करता है। किसके लिए? हाउस होल्ड सेक्टर्स के लिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर सेक्टर। बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें, तो गवर्नमेंट सेक्टर में ऑल्सो प्ले रोल एज अ प्रोड्यूसर। ध्यान रखना कि गवर्नमेंट सेक्टर भी एक तरह से प्रोड्यूसर की तरह अपना रोल परफॉर्म करता है। कैसे? और हाँ, जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर है वो एक तरह से बेसिकली करता क्या है? प्रोड्यूसर सेक्टर को बेसिकली सब्सिडी प्रोवाइड करना, कंज्यूमर को या हाउस होल्ड सेक्टर को सब्सिडी प्रोवाइड करना, उन्हें बेसिकली और हेल्प प्रोवाइड करना, फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, बदले में उनसे टैक्स लेना। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर की। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक्सटर्नल सेक्टर में अब्रॉड यानी फॉरेन कंट्रीज आ जाती है, जिनसे हम लोग क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, अपना ट्रेड करते हैं, लाइक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है? आपका एक्सटर्नल सेक्टर। तो आपने देखा, हमने यहाँ पे 4 सेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। आगे जाके आप ये भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कि ये कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कैसे कनेक्टेड है, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टॉक एंड फ्लो। देखो, स्टॉक एंड फ्लो, इसको कैसे आप समझेंगे? बेसिकली स्टॉक का मतलब ये होता है कि समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली जो मात्रा है वो स्टॉक कहलाती है। यानी एट अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम
स्टॉक कैन बी मेजर। ध्यान रखें कि एक निश्चित समय में जिस चीज को या वेरिएबल को हम लोग मेजर करते हैं वो स्टॉक कहलाती है। ठीक है, और स्टॉक के अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे वेल्थ हो गया, लेबर फोर्स है, बैंक डिपॉजिट, पॉपुलेशन या फिर वाटर इन अ टैंक। आपके पास कितनी संपत्ति है, वेल्थ है, वो आपका स्टॉक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेबर फोर्स, हमारे पास कितने मैन पावर है जो एज अ टीम काम कर रही है, वो भी क्या है, पार्ट ऑफ स्टॉक है। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वो भी एक स्टॉक है, क्योंकि एक सर्टेन पीरियड में हमारी टोटल पॉपुलेशन कंट्री की क्या है, वो स्टॉक कहलाती है। वाटर इन अ ओवरहेड टैंक, हमारे टेरेस में जो भी टैंक है उसमें कितना लीटर वाटर अवेलेबल है, वो भी क्या है, आपका स्टॉक कहलाता है। और नेक्स्ट आपका बैंक डिपॉजिट, हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है एज अ डिपॉजिट, वो भी आपका क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लो। देखो बेसिकली फ्लो को अगर मैं डिफाइन करूं तो फ्लो कैन बी मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी आप इसे एक समय अवधि के दरमियान इसको मापते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको हम पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, इस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो सबसे पहले है एक्सपेंडिचर ऑफ अ मनी। जरा सोचो, जो पैसा हम खर्च करते हैं क्या वो फिक्स है, क्या वो सर्टेन है, क्या वो एक स्पेसिफिक अमाउंट है, नहीं, वो कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका फ्लो कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका लीकेज इन द वाटर टैंक। जो भी हमारे पास वाटर टैंक है, अगर उसमें लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है तो होगा क्या, वो फ्लो कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड ऑफ कार एंड नंबर ऑफ बर्थ। अगर हम स्पीड ऑफ कार की बात करें, जैसे दिल्ली टू मुंबई आप ट्रैवल करते हैं, आप कार से ट्रैवल कर रहे हो, तो क्या कार की स्पीड फिक्स होगी, नहीं, कम या ज्यादा तो होगी ना, तो वो क्या कहलाएगा, फ्लो। अगर हम बर्थ रेट की बात करें या फिर डेथ रेट की बात करें, तो बर्थ रेट और डेथ रेट भी क्या है, चेंज होता रहता है, तो ये भी आपका क्या कहलाता है, फ्लो। तो ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ये टॉपिक्स पूरा चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है। अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप बहुत जरूर ध्यान से प्रिपेयर कीजिएगा। और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर उसको आपको डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी नीडी पर्सन है या जिनको इस तरह की वीडियोस की नीड है, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन तक आप जरूर पहुंचाएं, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो सीरीज है उसका बेनिफिट वो लोग ले सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।